जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद में संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा हो रही है और पहले दिन की चर्चा कल लोकसभा से शुरू हुई और लोकसभा में दिन भर विपक्ष के नेताओं ने अपनी बातें रखी और वहीं राज्यसभा का सत्र भी चलता रहा और राज्यसभा में अडानी और सोरोस के मामले को लेकर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खूब हंगामा किया। लेकिन दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, कल का दिन कांग्रेस पर भारी रहा। कांग्रेस को दोनों ही सदनों में उसका दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया और पुराने कुकर्म याद दिलाए गए। कांग्रेस को याद दिलाया गया कि कांग्रेस ने कैसे अभी तक संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और आज भी उड़ा रही है। राज्यसभा में स्पीकर जगदीप धनखड़ जो हैं वो जमकर बरसे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को खूब आईना दिखाया और उन्हें इतने दिनों से जो उनके खिलाफ अभियान चल रहा है, उन्होंने उसके खिलाफ खुलकर बोला। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है और उनके खिलाफ ये कई दिनों से ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि वो सत्ता पक्ष के लिए पक्षपात करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, उन्हें डांटते हैं। कई तरह की उनके लिए बातें जो है सदन में और सदन के बाहर भी बोली जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोली जा रही हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ जो है वो इस पर, जहां इतने दिनों से उन्होंने शांति बनाए रखी थी, लेकिन जब सदन को चलने ही नहीं दिया गया, सदन में बार बार उन्हें टारगेट किया गया, तो उन्होंने भी इस बार मोर्चा खोल दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये याद दिला दिया कि उनकी स्थिति क्या है, कि कांग्रेस की स्थिति क्या है और वो किस तरह से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रमोद तिवारी को उन्होंने जबरदस्त सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है इतने दिनों से, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा और मैं देश विरोधी ताकतों को जीतने नहीं दूंगा। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि किस तरह से कांग्रेस विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में आकर उनके कहने पर किस तरह से अपनी ही संसद में हंगामा कर रही है और अपने ही संवैधानिक संस्थाओं पर उनको चोट पहुंचा रही है, उन पर सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि कांग्रेस का काम यही है कि पहले इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाओ, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पर भी सवाल उठाओ, उनके अभिवादन पर ना रहो और अब जो है स्पीकर पर भी सवाल उठाओ। यानी कि दिखाने की कोशिश जो है कि मैं हमारे ही खिलाफ जो है, पूरी संस्थाएं हमारे खिलाफ है। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हम नहीं जीत पा रहे हैं तो पूरा सिस्टम जैसे हमारे खिलाफ है। कांग्रेस यही कोशिश कर रही है और इस पर जगदीप धनखड़ ने इसीलिए जवाब दिया। उन्होंने ये बात कही कि आपने प्रस्ताव दिया था यहाँ पर और वो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। आपने संविधान पर चर्चा की बात भी कही थी, लेकिन जब उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में जाके आपने ऐसे आरोप लगाए जैसे कि आपके प्रस्ताव पर मैं कुंडली मारकर बैठा हूं, मैंने उस प्रस्ताव को दबा लिया है, जबकि आज आपके प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। और उन्होंने ये तक कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ट्विटर पर जाने में देर नहीं करते हैं। आखिर आप ट्विटर पर जाकर आप कुछ क्या सोचकर आप वहां जाते हैं? जब आप सदन में अपनी कोई बात रखते हैं, सदन में प्रस्ताव देते हैं, तो आपको बाहर उस पर बात करने की क्या जरूरत होती है, जबकि नियमों के मुताबिक आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। उन्होंने ये साफ कहा कि मैंने सबको भरसक सम्मान दिया है, सबको यहाँ मौका दिया है, लेकिन अगर आप फिर भी इस चीजों को मीडिया में लेकर जाएंगे तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं देश के खिलाफ काम नहीं करने दूंगा। इस पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी उठ गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप जो है किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं, हम यहाँ पर, आप हमारे साथ जो है पक्षपात करते हैं, हम अपनी बात कहने आए हैं, आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं। लेकिन इस पर जगदीप धनखड़ ने उन्हें कहा कि हम जानते हैं कि आपको किसकी तारीफ सुननी पसंद है, मैं खुद जानता हूं, देश जानते हैं कि आप किसकी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे वही कहते रहे, हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, आप सत्ता पक्ष को चुप नहीं करा रहे हैं। अब जो स्पीकर हैं वो सत्ता पक्ष को और वो विपक्ष को, दोनों को ही चुप कराते हैं, लेकिन ना तो विपक्ष बात मानता है और जब विपक्ष नहीं मानता है तो सत्ता पक्ष भी नहीं मानता है। लेकिन ये इसका आरोप सीधे सीधे स्पीकर पर लगा देते हैं। लेकिन स्पीकर ने आज उन्हें जवाब दिया और साफ साफ सामना किया कि आप जो इस तरह से मीडिया में मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं जानता हूं और मैं आपकी इन बातों से डरने वाला, झुकने वाला नहीं हूं। तो यहाँ जो राज्यसभा में जो सत्र था आज का, उसमें कांग्रेस को आईना दिखाया गया, उनका दोहरा चरित्र दिखाया गया कि सदन में आप क्या बोलते हैं और फिर जाकर आप मीडिया में किस तरह की बातें बोलते हैं। और लेकिन वहीं जो सबसे ज्यादा जिसकी आज चर्चा रही वो लोकसभा की रही, क्योंकि लोकसभा में आज प्रियंका वाड्रा ने पहली बार बोला। संसद के तौर पर उनका आज पहला भाषण था, उन्हें करीब करीब आधे घंटे का समय मिला।
हालांकि उनके भाई जब वो लोकसभा अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे या नहीं, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे या नहीं, तब भी उनको यहाँ 1 घंटे का समय मिला करता था बोलने के लिए। हालांकि प्रियंका वाड्रा को सिर्फ आधे घंटे का समय मिला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अपने परिवार में ही वो अपने भाई के नीचे दबकर रह रही है, लड़ नहीं पा रही है। खैर, वो अपने आधे घंटे के भाषण में बोली और संविधान के अलावा उन्होंने बाकी सभी चीजों पर बोला, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सेशन की शुरुआत की थी। ये जो चर्चा थी संविधान पर, उसकी शुरुआत की और उसमें कांग्रेस को उन्होंने भर भर कर सुनाया। कांग्रेस को बताया कि उसका खुद का इतिहास क्या है और कैसे इन लोगों ने जो है संविधान के साथ खिलवाड़ किया। और उन्होंने ये बातें साफ साफ तीखे शब्दों में उन्होंने कही कि संविधान निर्माण में किसी एक का हाथ नहीं है, कई नेताओं की भूमिका रही, कई लोगों का योगदान रहा। ये किसी एक पार्टी का संविधान नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इसका श्रेय, संविधान निर्माण का श्रेय हाईजैक करने की कोशिश की। ये दिखाया गया कि जैसे कांग्रेस के नेताओं का ही ये बनाया हुआ है और उनमें भी खासतौर से जवाहरलाल नेहरू का नाम, कि जैसे उन्होंने ही संविधान की परिकल्पना की, उन्होंने ही बनाया और उन्होंने ही इसको लागू किया। ये कांग्रेस ने इसे हड़पने की कोशिश की, लेकिन संविधान के निर्माण में कई नेताओं की भूमिका रही। संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर की सबसे अहम भूमिकाओं में से एक रही है। इसके अलावा जो लोग संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके विचारों को इसमें जगह दी गई, जिनमें पंडित मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह और इसके अलावा वीर सावरकर, जिनके विचारों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। अब जब वीर सावरकर का नाम आया तो कांग्रेस को जैसे आग लग गई, तन बदन में आग लग गई और हंगामा करने लगे। लेकिन राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने यही बात कही कि हमारे संविधान को अभी तक ये बताया जाता है जैसे कि ये विदेशों से ली गई कुछ अच्छी बातों का संकलन है। हमें नीचा दिखाने की कोशिश होती है कि हम खुद नहीं सोच पाए अपने संविधान के बारे में, हमने चुरा लिया, लेकिन ये संविधान हमारी सभ्यता और संस्कृति का चेहरा है, उसकी अभिव्यक्ति है। और ये जो हमारे नेता थे उस समय के, जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, ये उनके विचारों को, उनके उस वक्त की आकांक्षाओं को ये सामने रखता है। उन्होंने ये बातें साफ साफ कांग्रेस के सामने कही और यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस पर यह भी बताया कि किस तरह से संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की। कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार संविधान में संशोधन किए, इंदिरा गांधी ने 28 बार संशोधन किए, उसके बाद राजीव गांधी ने 10 बार और मनमोहन सिंह ने 7 बार संशोधन किए। आप संविधान से छेड़छाड़ किसे कहते हैं? क्या आप संविधान के जो नियम है उनको ना मानना, जो संविधान में कहा गया है उन्हें ना मानना, या संशोधन करना आप संविधान से छेड़छाड़ कहते हैं? संशोधन भी क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? इस पर भी मायने रखता है, क्योंकि संशोधन संविधान के तहत ही इसका अधिकार दिया गया है। लेकिन जब वो संशोधन संविधान की मूल भावना को बदलते हैं, उससे खिलवाड़ करते हैं, तब वो गलत माने जाते हैं, तब वो छेड़छाड़ होती है। और राजनाथ सिंह यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और उन्होंने ये कह दिया, जो संविधान को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं उन्हें अपने परिवार से यही सीख मिली है, क्योंकि उन्होंने संविधान को जेब में रखते हुए ही देखा है। उन्होंने संविधान को सिर पर नहीं लगाया, उन्होंने संविधान को चूमा नहीं, माथे से नहीं लगाया, बल्कि उनकी तो परंपरा ही रही है संविधान को जेब में रखकर घूमो, अपनी बपौती समझो और उसके साथ जो चाहे कर दो। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को भी सुनाया, प्रियंका गांधी को भी सुनाया और पूरी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। अब इसके बाद जब प्रियंका वाड्रा की बारी आई तो उन्होंने संविधान के अलावा सब चीजों पर बात की जो कि संविधान पर चर्चा होनी थी, लेकिन उन्नाव पर बात की, हाथरस पर बात की, मुसलमानों पर बात की। लेकिन संविधान में उनकी पार्टी ने क्या किया, आज की पार्टी क्या कर रही है, आज की सरकार क्या कर रही है, उसमें वो कोई अंतर नहीं कर पाई। सिर्फ ये उनका भी वही कहना था, हमने संविधान दिया, हमारे संविधान दिए हुए संविधान को आज उसके आधार पर जो है दलित ये फायदा उठा रहे हैं, ओबीसी ये फायदा उठा रहे हैं, मुसलमान ये फायदा उठा रहे हैं, आप ये गिनवाते रहे, लेकिन आपने वो अहम नहीं छोड़ा कि ये संविधान तो हमारा दिया हुआ है, लेकिन क्या आपका दिया हुआ है? इसमें वो नाम भी हैं जिन नामों को आज आपने मिटाने की आप कोशिश कर रहे हैं, अभी तक आप कोशिश करते आए हैं। प्रियंका वाड्रा इस बीच में वो नई उन्होंने जो है अपना भाषण शुरू किया था, थोड़ा लड़खड़ा रही थी, आत्मविश्वास की भी कुछ कमी थी, हकला रही थी, फिर हकलाहट को छुपाने के लिए बीच में हंस भी रही थी। और इसी हड़बड़ी में उन्होंने जो है अपने ही राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां उनकी सरकार है, उस पर ही सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा
कि वहां पर एक एक कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर ऐसे ऐसे नियम कानून बन रहे हैं जिससे सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंच सके। अब वहां के नियम कानून तो आपकी सरकार ही बना रही है, अब वहां पर केंद्र का दखल कितना है किसी भी राज्य में। लेकिन प्रियंका वाड्रा ये बोलते हुए समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने इस पर सफाई दी। प्रियंका वाड्रा के लिए आज थोड़ा आधा घंटा जो थोड़ा सा मुश्किल सा गुजरा, क्योंकि वो बोले किस पे। आखिर संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़, संविधान का सबसे ज्यादा मजाक तो उन्हीं की पार्टी ने बनाया है। और इसीलिए जब इमरजेंसी की बात आई तो प्रियंका वाड्रा जो है उन्होंने माफी की बात कह दी। उन्होंने एक तरह से कहा कि हम उस पर माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करके कहा कि आप जो है इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी से कुछ सीखिए, माफी मांगिए, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। तो यानी कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी पर माफी की जरूरत है, इमरजेंसी पर माफी मांगी गई है और आप भी अब जो हो रहा है उसके लिए माफी मांगिए। लेकिन कभी तो राहुल गांधी अपनी दादी के किए हुए कामों पर माफी नहीं मांगते। प्रियंका वाड्रा क्या सोचती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी तो इस चर्चाओं से भागते हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा संसद में बैठी है तो सुनना तो पड़ेगा ही, और आप जब संसद में कदम रखा है तो आपका पूरे खानदान का कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा ही। तो प्रियंका वाड्रा आधे घंटे तक इसी तरह बोल पाई और इसमें संविधान पर उन्होंने कम से कम बातें की। अब जब बहन बोल चुकी है तो अब अगला दिन है, अब आज का दिन है, तो उसमें राहुल गांधी की बोलने की बारी है। और आज राहुल गांधी और पीएम मोदी का आमना सामना होगा, क्योंकि आज ही के दिन राहुल गांधी भी बोलेंगे लोकसभा में और पीएम मोदी भी बोलेंगे। और ये जो पहले इनकी परंपरा रही है, ये भी तय है कि राहुल गांधी अपना 1 घंटा तो बोलेंगे ही, उसमें वो चाहेंगे सब उन्हें सुने, लेकिन राहुल गांधी खुद शायद सुनने के लिए मौजूद ना रहे या निकल जाए, या राहुल गांधी ना निकले तो उनके दूसरे नेता निकल जाए, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष है तो मजबूरी है। पीएम मोदी बोलेंगे तो इनकी दो स्ट्रैटेजी है, या तो ये वॉकआउट कर जाएंगे या फिर ये पिछली बार की तरह हंगामा करते रहेंगे, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, ये सब बोलते रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी को तो बोलना ही है और राहुल गांधी को सुनना ही है, क्योंकि चर्चा संविधान पर है। और जब संविधान पर चर्चा होती है तो फिर जब से संविधान बना है तब से याद किया जाता है, और तब से कांग्रेस ने क्या क्या किया है वो सब याद किया जाएगा और राहुल गांधी को वहां बैठकर सुनना होगा। हालांकि वो कितना सामना कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि अपना बोलने के बाद फिर सामने जवाब सुनना आसान नहीं होता है। अब आप विपक्ष में है, आप 1 घंटा कुछ तो बोलेंगे ही। पिछली बार की तरह शिवजी की तस्वीर लेकर आ गए थे, कुछ और कम्युनिस्टों से कोई और विचार लेकर, कोई और तरीका खोज कर आ जाएंगे, क्योंकि आजकल राहुल गांधी कम्युनिस्टों से घिरे हुए हैं, इसीलिए उन्हीं की तरह की बातें करते हैं। और फिर वही उन्होंने अडानी, अंबानी और फिर जाति जनगणना, मुसलमान, यही सब बातें करनी है, क्योंकि उन्हें भारत की संस्कृति, भारत के हिंदुओं, उनकी समस्याओं से तो कोई मतलब है नहीं। पर आज का दिन जरूर सदन में जो है हंगामेदार आज भी होने वाला है, और आज सदन में विपक्ष के बाद जब सत्ता पक्ष की बारी होगी तो वो भी सुनने लायक होगा, क्योंकि इनके उठाए सवाल और इनकी जो अपनी कमियां हैं और इन्होंने जो अभी तक संविधान के साथ छेड़छाड़ की है उसका जवाब इन्हें आज दिया जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।